पाठ 10 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। क्रिया वर्ब। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। रूपाली दौड़ रही है, देवराज तितली पकड़ रहा है, नीलिमा हंस रही है, रश्मि शांत बैठी है। ऊपर लिखे इन सभी रंगीन पदों को हटा दिया जाए तो क्या ये वाक्य समझ में आएंगे? नहीं। क्यों? आओ इस प्रकार समझते हैं। रूपाली क्या कर रही है? दौड़ रही है। देवराज क्या कर रहा है? तितली पकड़ रहा है। नीलिमा क्या कर रही है? हंस रही है। रश्मि क्या कर रही है? शांत बैठी है। ये रंगीन पद हमें जानकारी दे रहे हैं कि किनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है। इन पदों के अभाव में उपर्युक्त वाक्य पूर्णतया अपूर्ण और निरर्थक हैं। ये पद वाक्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हें हम क्रिया कहते हैं। ये पद संज्ञा तथा सर्वनाम द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बताते हैं अथवा उनकी स्थिति का संकेत देते हैं। अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु दौड़ना, बैठना, खाना, करना, रोना, हंसना आदि क्रियाओं के सामान्य रूप हैं। इनमें से ना निकाल देने पर जो रूप बचता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे दौड़, बैठ, खा, कर, रो, हंस आदि। क्रिया की धातु ही क्रिया का मूल रूप है। वाक्य में प्रयोग करने पर क्रिया का मूल रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। तान्या स्कूल जाती है, हर्ष स्कूल जाएगा। वह क्रिकेट खेलता है, वे क्रिकेट खेलते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में कर्ता द्वारा की जाने वाली जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राधिका हंसती है। इस वाक्य में हंसती है क्रिया से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है और क्रियापद से काम की पूर्णता का बोध होता है। हंसती है क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। अन्य उदाहरण देखिए। तितली उड़ रही है, बच्चा रो रहा है। अन्य अकर्मक क्रियाएं सोना, दौड़ना, बैठना, भागना आदि। सकर्मक क्रिया वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, नौकर कपड़े धो रहा है। यदि हम केवल यह कहें कि नौकर धो रहा है तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि नौकर क्या धो रहा है। जब तक कपड़े नहीं कहा जाएगा तब तक कथन पूरा नहीं होगा। यहाँ धो रहा है क्रिया पद का कर्म कपड़े संज्ञा पद है। धो रहा है क्रिया को कपड़े कर्म की आवश्यकता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। अन्य उदाहरण देखिए। मोना पुस्तक पढ़ रही है, वह निबंध लिखता है। इन वाक्यों में पुस्तक और निबंध कर्म है, इसलिए पढ़ रही है तथा लिखता है सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं दिखाना, सौंपना, कहना, पूछना, बेचना, बनाना आदि। विशेष कुछ वाक्यों में कर्म के अनुपस्थित रहने पर भी क्रिया को कर्म की अपेक्षा रहती है। जैसे गीता पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक, अखबार, लेख आदि। पाठ्य सामग्री कर्म अनुपस्थित है किंतु क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, वह सेब खा रही है। इस वाक्य में सेब एक ही कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं में एक ही कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया, माँ बच्चे को सेब खिला रही है। इस वाक्य में खिला रही है क्रिया के दो कर्म हैं, बच्चे और सेब।
अतः यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रभाव किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं पर एक ही समय में एक साथ पड़ता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे, मैंने स्मिता से कहानी सुनी। क्रिया सुनी, कर्म स्मिता, कहानी। राधिका ने मुझे गाना सुनाया। क्रिया सुनाया, कर्म मुझे गाना। इन वाक्यों को देखकर हम समझ सकते हैं कि एक ही कार्य का प्रभाव समान रूप से दो प्राणियों या अप्राणियों पर एक साथ पड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्रियाएं द्विकर्मक हैं। विशेष, हम प्रायः सभी अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रियाएं बना सकते हैं, जैसे उठना, उठाना, उड़ना, उड़ाना, चलना, चलाना, गिरना, गिराना। इसी प्रकार मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़कर अथवा अना को आना करके हम सकर्मक क्रिया बना सकते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तितली उड़ रही है, मालविका तितली उड़ा रही है। यहाँ दोनों वाक्यों की संरचना में क्रियापद में अंतर हो गया है। पहले वाक्य में तितली अपने आप उड़ रही है, दूसरे वाक्य में मालविका तितली को उड़ाने का प्रयत्न कर रही है। मान लीजिए तितली फूल पर बैठी हुई थी। मालविका ने उसके पास जाकर ताली बजाई और तितली उड़ गई। हमने पूछा, मालविका क्या कर रही है? क्या उत्तर देंगे आप? आप कहेंगे, मालविका तितली उड़ा रही है। इस प्रकार अकर्मक क्रिया उड़ना सकर्मक क्रिया उड़ाना में परिवर्तित हो गई। संरचना की दृष्टि से क्रिया भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद: सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। सामान्य क्रिया: जिस वाक्य में एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। रवीश गया, मुस्कान भागी, यह आम का पेड़ है, मोहिनी बाजार गई। उपर्युक्त सभी वाक्यों में क्रिया का एक पद है, अतः ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया: दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहली मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। जैसे, माताजी खाना बना रही हैं। यहाँ बना मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया है। रेशमा नाच रही है। यह नाच मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया है। उपर्युक्त वाक्यों को देखकर स्पष्ट है कि यहाँ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो रही हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार कर रही है। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए। रितेश ने अर्णव की गेंद हथियाली। पिताजी ने अपनी कमीज रंगवाई या रंगाई। उपर्युक्त वाक्यों में हाथ संज्ञा शब्द से हथियाली और रंग से रंगवाई या रंगाई नाम धातु क्रियापद बने हैं। प्रेरणार्थक क्रिया: जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए। निया कुत्ते को रोटी खिलाती है। अध्यापिका बच्चे से लेख लिखवाती है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़कर हम प्रेरणार्थक क्रिया के भेद को भी समझ सकते हैं। पहले वाक्य में खिलाती है तथा दूसरे वाक्य में लिखवाती है क्रियापदों में आती और वाती का यही अंतर प्रेरणार्थक क्रिया को दो भेदों में बांट देता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया: इसमें कर्ता स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें क्रिया के साथ आती, आता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे, पढ़ जमा आती, पढ़ाती। लिख जमा आता, लिखाता आदि। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया: इसमें कर्ता दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें क्रिया के साथ वाया, वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे,
लिख जमा वाया, लिखवाया। बन जमा वाना, बनवाना। सामान्य क्रिया से बने प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप तालिका में देखिए। सामान्य क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बैठना, बैठाना, बैठवाया। चलना, चलाना, चलवाना। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। कटना, कटाना, कटवाना। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर कर प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे राघव पढ़कर खेलने गया, राधा सोकर उठ गई है। एक बार फिर से, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने की जानकारी दे वह क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक व पूर्वकालिक। काल, टेंस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। बच्चे खेल रहे हैं। यह वाक्य पढ़कर हमें पता चल रहा है कि क्रिया अभी हो रही है। रोहन क्रिकेट खेल रहा था। इस वाक्य से पता चल रहा है कि रोहन अभी नहीं खेल रहा है, पहले खेल रहा था। अनुपम अभी बाजार जाएगा। इससे जानकारी मिल रही है कि अनुपम बाजार गया नहीं है, बल्कि जाएगा। क्रिया कब हुई, कब होगी या कब हो रही है, यह जानकारी हमें काल से मिलती है। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया किस समय या कब घटित हुई, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद हैं। काल के भेद, भूतकाल, हो गई, वर्तमान काल, हो रही है, भविष्यत काल, होगी। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन पदों को ध्यान से देखिए। स्नेहा भी हैजा की चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह खिड़की से बाहर देखती रहती थी। ये रंगीन पद भूतकाल को दर्शाते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न हुई हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सुमेन और जानसी ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गईं। अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो पर समाप्त नहीं हुई हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बाहर बर्फ गिर रही थी, स्नेहा खिड़की के बाहर देख रही थी। वह उल्टी गिनती गिन रही थी, उसे शाखाओं पर पत्ते दिखाई दे रहे थे। आसन्न भूतकाल, जब क्रिया से पता चले कि वह अभी अभी खत्म हुई है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा चुके हैं, ट्रेन चली गई है, माँ बच्चे को खाना खिला चुकी है, रोहन खेलकर आ गया है। संदिग्ध भूतकाल, जब क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्नेहा ने सूप पी लिया होगा, वह अध्यापक बन चुका होगा, उसने अब तक चित्र बना लिया होगा, उसकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी होगी। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एक छोटी सी बस्ती थी, उसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। उस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। हेतु हेतुमत भूतकाल, क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर हो न पाई हो
तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वह चित्र बनाता तो बहुत सुंदर होता, जानवी दवा पी लेती तो अब तक ठीक हो जाती। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, एक आदमी उद्यान में टहल रहा है, फव्वारा चल रहा है, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान: जब वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे माँ रसोई में खाना बनाती हैं, दादाजी कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान: क्रिया अभी भी चल रही है और समाप्त नहीं हुई, यह जिस रूप से पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसे तात्कालिक वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे शादी में बड़ा मजा आ रहा है, रोहिणी बहुत मधुर गीत गा रही है, लड़के लड़कियां मस्ती में नाच रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान: जब क्रिया के वर्तमान काल में होने के विषय में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे अपूर्व अभी भी सो रहा होगा, आराध्या नाच का अभ्यास कर रही होगी। भविष्यत काल: क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, आज नीलिमा घर पर अकेली रहेगी, मैं शाम तक तुम्हें यहीं पहुंचा दूंगा। अजय तुम्हारे साथ अपनी बॉल से खेलेगा, अभी टॉमी आएगा और बिस्किट मांगेगा। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। भविष्यत काल के भेद: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत: क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में सामान्य रूप में घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे मैं एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा, तुम मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध लाओगी। संभाव्य भविष्यत: जिससे क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊंगी, शायद हम फिर घाटी की ओर घूमने जाएंगे। एक बार फिर से, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। जिस रूप से क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: सामान्य, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, पूर्ण, हेतु हेतुमद। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: सामान्य, अपूर्ण या तात्कालिक, संदिग्ध। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्य।